ओके, आगे बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ के बारे में और थोड़ा जानते हैं। मैंने बताया था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई K इंटू आर स्क्वायर। बट ये इसमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर हम फाइंड करना चाहते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हमने कैपिटल ए मान के रखा हुआ है, और सीजीएस यूनिट में कैपिटल ए को हम वैल्यू मानते हैं 1, है ना। तो सीजीएस में अगर कैपिटल ए की वैल्यू 1 है और फोर्स को डाइन में, आर को सेंटीमीटर में, तो चार्ज जो है इसी यू ऑफ चार्ज में हम लोग जानते हैं, डिफाइन करते हैं। ईएस यू ऑफ चार्ज ऐसे ही डिफाइन होता है जिसके वजह से ए को हमने 1 माना, फोर्स इज इक्वल टू 1 डाइन माना, और सेपरेशन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान के रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसमें चार्ज का 1 ASU का मतलब 1 सेंटीमीटर ये हो गया। डायरेक्टिव कांस्टेंट को हम भूल जाइए, डायरेक्टिव कांस्टेंट को फ्री स्पेस इक्वल टू 1 रख देते हैं, ए इज इक्वल टू 1 रख देंगे, और 1 यहाँ पे रख देंगे 1 डाइन, तो 1 ESU ऑफ चार्ज डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो सीजीएस यूनिट पे हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं MKS या SI सिस्टम में। ए को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट अगर ए है, इसको हमने 8.98 इंटू 10⁹ माने हैं, तो फोर्स क्या बन रहा है 8.98 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इंटू Q2 बाई K आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल K इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इन विच द चार्ज पार्टिकल्स आर प्लेस्ड। तो A इज इक्वल टू 1/4 पाई टाइम एप्स नॉट। यहाँ पे पाई जो है प्रोपोर्शनलाइजिंग कांस्टेंट है ना। तो एप्स नॉट की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो 1/4 पाई 8.98 10⁻⁹ इसकी वैल्यू आप फाइंड करें, कुछ भी टेस्ट कर सकते हो कि इसकी वैल्यू क्या इतना आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देख लेना, फोर्स बाय मीटर जो कुछ भी है हम लोग उसका यूनिट आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोर्स हमारा जो एग्जैक्ट आया वो कुछ इस तरह से आया, फोर्स इज इक्वल टू दिस, इतना आया। तो एप्स नॉट इंटू के इज द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ई क्या है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। तो ई बाय एप्स नॉट इज द रिलेटिव परमिटिविटी, एंड रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। तो एप्स नॉट की वैल्यू मैंने पहले बता दिया था, एप्स नॉट की वैल्यू आप इससे फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। तो आगे चलते हैं, और मैंने आपको इलेक्ट्रिक परमिटिविटी के बारे में बताया होगा कि इलेक्ट्रिक परमिटिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी एक ऐसी चीज होती है, ऐसा वैल्यू होता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, जो बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है, एक्चुअली रेसिस्ट कर रहा है ना, कितना परमिट कर रहा है, ये बताता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, है ना। एप्स नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का परमिटिविटी कितना है ना, एप्स नॉट है। और ई क्या है, परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, कोई मीडियम है उसका परमिटिविटी क्या है, ई है। तो चलिए ये सब चीजें हम लोग समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एप्स नॉट की परमिटिविटी क्या होती है, पहले ये समझिए। परमिटिविटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताएंगे उस समय हम इस चीज को डिस्कस करेंगे कि कौन सा मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है, कितना अपने अंदर घुसने दे रहा है, कितना अपने अंदर घुसने दे रहा है, मतलब अपोज भी कर रहा है। तो मेटल तो बिल्कुल नहीं घुसने दे रहा है, मेटल तो बिल्कुल ही नहीं घुसने दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर, है ना। तो उसकी परमिटिविटी कुछ अलग होती है। फ्री स्पेस की कुछ परमिट, सबसे ज्यादा परमिटिविटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा परमिट कौन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को, फ्री स्पेस। उसके बाद जितने सारे मीडियम है इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज ही करता है, ठीक है। तो परमिटिविटी कितना परमिशन दे रहा है, कितना परमिशन दे रहा है, कितना अपोज कर रहा है,
है ना, कितना सपोर्ट कर रहा है, वो इलेक्ट्रिक परमिटिविटी को हम लोग जानते हैं इन फ्री स्पेस। और यहाँ पे देखिए कि दो चार्ज पार्टिकल अगर रखे हुए हैं तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करेगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में होगा वो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, बहुत बहुत ज़्यादा होगी। तो उस सिचुएशन में हम ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं, नहीं सोचते हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग सोचते हैं। आगे चलते हैं, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है इन फ्री स्पेस। 2 चार्ज पार्टिकल्स हमने रखे हुए हैं, मान लो 2 चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर में क्या होता है कि एक चार्ज पार्टिकल, मान लो कि एक चार्ज पार्टिकल अगर यहाँ रखा हुआ है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर Q1 Q2 को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो ये एक्शन हो गया, ये इसका एक्शन हो गया। तो Q2 क्या करेगा, Q1 को भी अपने तरफ अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, है ना। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो होता है तुरंत काम कर देता है, तुरंत काम करता है ना। जैसे पेट में अगर एसिडिटी हो तो इनो गैस ले लेते हैं, तुरंत रिएक्शन हो जाता है ना। और दवा जो होता है धीरे धीरे रिएक्शन करता है। तो यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है, एक्शन रिएक्शन तुरंत होता है, बहुत बहुत फास्ट होता है ना। यहाँ रिएक्शन बहुत तेजी से होता है और तुरंत जवाब मिल जाता है। कहते हैं इंसान जो कर्म करता है उसका प्रतिफल उसको उसी वक्त मिल जाता है, लिखा जाता है उसकी किस्मत में, है ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर, है ना। तो एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब क्या है, जैसे ही एक फोर्स अट्रैक्टिव है दूसरा फोर्स भी उसको अट्रैक्ट करेगा। एक बॉडी दूसरे के ऊपर क्या करता है, अगर रिपेल करेगा दूसरा भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर उसी टाइप का होता है। ये आप जानते होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ पे वैलिड होता है। तो जब 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हम स्टडी करेंगे तो इन दोनों के ऊपर अगर हम एक एक चार्ज को स्टडी करेंगे तो किसी भी चार्ज पार्टिकल के ऊपर अगर वो फिक्स नहीं है तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर ये दोनों फिक्स कर दिया हमने तो दोनों का नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। जबकि अट्रैक्ट भी कर रहा है या रिपेल भी कर रहा है और हमने फिक्स भी कर दिया है। तो फिक्स जो किया हुआ है नट से बोल्ट से किसी भी चीज़ से हमने अगर फिक्स करके रखा हुआ वाल पे, तो जितना फोर्स इसको फिक्स करने में लगा है उतना ही फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। उस केस में नेट फोर्स इसके ऊपर भी 0 होगा और इसके ऊपर भी 0 हो जाएगा। लेकिन दोनों चार्ज को अगर हमने फिक्स नहीं करके रखा हुआ है, उनको फ्री करके छोड़ दिया है कि फ्रीली वो मूव करें, उस केस में इसके ऊपर भी नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इसके ऊपर भी नेट फोर्स इक्वल टू 0 नहीं होगा। लेकिन दोनों चार्ज को अगर हम एक सिस्टम माने, दोनों चार्ज को अगर सिस्टम माने तो वो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरनल फोर्स। और दोनों इंटरनल फोर्स का नेट सम क्या कितना आता है, 0 आता है। आप देख सकते हैं नेट इंटरनल फोर्स इज इक्वल टू 0। अगर हम इंटरनल फोर्स की तरह समझें तो इनके बीच में क्या होता है, एक्शन रिएक्शन पेयर एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। अगर हम एक बॉडी माने तो, अगर हम नहीं मानते हैं तो नेट फोर्स एक चार्ज के ऊपर में 0 नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स है। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स it is also conservative force, like spring force it is also conservative force। conservative का मतलब होता है कि कंजर्व करके रखता है, सीधी सी बात है भाई, कंजर्व करके रखता है। जो ये वर्क करेगा, जो इसके अगेंस्ट में वर्क किया जाएगा वो कंजर्व रहेगा। फ्रिक्शन जैसा नहीं है कि दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी का लॉ है, गड़बड़ नहीं होता। लेकिन ये क्या कंजर्व करके रखता है ना, ये कंजर्व करके रखता है, एनर्जी को बचा के रखता है।
और फ्रिक्शन डिसिपेटिव फोर्स क्या करते हैं, एनर्जी को डिसिपेट कर देते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के मैंने आपको डिफिनेशन बताया होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ओनली डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द एक्चुअल पाथ टेकन इन द सिचुएशन लाइक फ्रिक्शनल फोर्सेस। फ्रिक्शनल फोर्सेस में क्या होते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स किन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स में जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड करता है, लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आप समझ सकते हो कि गोल गोल अगर किसी चार्ज पार्टिकल को एक इक्वल पोटेंशियल सरफेस हमने बना रखा है और एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ से घुमा करके यहाँ पर ही हम लाते हैं, तो नेट वर्क कितना हो रहा है, जीरो। और तभी जीरो होगा जब वो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, अन्यथा वो फोर्स कंजर्वेटिव नहीं कहलाएगा। और कंजर्वेटिव फोर्स ही क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ते, है ना। तो फोर्स है क्या, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इट इज आल्सो कंजर्वेटिव, it depends only upon the work done by this force, only depends on the initial and final position configuration, not on the actual path taken. फोर्स कैसा है, अब आगे चलते हैं। फोर्स कैसा है, टू बॉडी इंटरेक्शन है, टू बॉडी इंटरेक्शन है ये, है ना। तीसरे बॉडी के इंटरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे व्हाट्सएप पे लिखा रहता है ना, इन टू इन इंक्रिप्शन लिखा रहता है ना, इन टू इन इंक्रिप्शन मतलब क्या होता है कि एक आदमी जब दूसरे से बात करेगा तो तीसरा बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा। लाइक दैट यहाँ पर भी है, यहाँ पर टू बॉडी इंटरेक्शन अगर हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें टू बॉडी इंटरेक्शन में तीसरा बॉडी वहां रहे या ना रहे, चौथा बॉडी वहां रहे या ना रहे, पांचवा बॉडी रहे या ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो फोर्स है टू बॉडी इंटरेक्शन है, दो बॉडी के बीच में जो फोर्स है वो तीसरे चौथे पांचवें छठे और सातवें बॉडी के प्रेजेंस और एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, है ना। इट इज टू बॉडी इंटरेक्शन, इसी को बोलते हैं टू बॉडी इंटरेक्शन। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ते थे कि मून एंड अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो दूसरे प्लैनेट्स के प्रेजेंस और एब्सेंस से स्वतंत्र होता है, है ना, स्वतंत्र होता है। तो इससे निकला प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इससे क्या निकला, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर मैं ये कहूँ कि पहले बॉडी के ऊपर में बहुत सारे चार्ज बॉडी के वजह से नेट फोर्स अगर निकालना हो तो हम इसको इस तरह से सम करके निकाल सकते हैं। F1 ड्यू टू सेकेंड, F1 ड्यू टू 3, F1 ड्यू टू 4, लाइक दैट हम समझ सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल आया है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तीसरे चौथे पांच छोटी बॉडी के ऊपर डिपेंड नहीं करता और ये अनलाइक न्यूक्लियर फोर्स होता है। न्यूक्लियर फोर्स जैसा नहीं होता। न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है, मैनी बॉडी इंटरेक्शन होता है। ये दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे बॉडी के ऊपर प्रेजेंस पे भी डिपेंड करता है, एब्सेंस पे भी डिपेंड करता है। लेकिन इस केस में क्या है, ये तीसरे चौथे पांचवें बॉडी के ऊपर में डिपेंड नहीं करता, उनके प्रेजेंस और एब्सेंस को कोई लेना देना नहीं होता। इस बात को आप लोग समझिएगा। लाइक द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स में यही कहानी होती थी, इसमें भी यही कहानी होता है। इस बात को आप लोग समझिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, सीजीएस में इस तरह का आता है, A = 1 बनाया तो हमें क्या करना था, हमें डिफाइन करना था ESV ऑफ चार्ज। तो सेपरेशन को 1 सेंटीमीटर सीजीएस में, K को 1 माना था और फोर्स को 1 डाइन माना था। तो Q जो है वो क्या निकला, 1 ESV। ओके, A को इसमें 1 माना सीजीएस में, MKSSI में A को 8.98 10⁻⁹ माना। तो इतना हमने वैल्यू लिखा 8.98 10⁻⁹ Q1 × Q2/KR²। तो यहाँ पे एक रेशनलाइजिंग फैक्टर पाई है जिसकी वैल्यू
3.14 है और एफ नोट हमने लिखा है, तो एफ नोट की वैल्यू आप निकाल सकते हो 1/4 पाई 8.98 10⁹9। ठीक है, तो इससे आप एफ नोट की वैल्यू देखोगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8.85 10⁻12, और जो न्यूटन हो, जो यूनिट होगा आप खुद लिख सकते हो, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलिए। फोर्स जो है हमारा कुछ इस तरह से, अब फोर्स इस तरह का आ गया है, तो आप देखिए फोर्स को हमने कितना लिखा है, एफ ई बाय एफ नॉट इज इक्वल टू के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मैंने आपको बता दिया था कितना, फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर उस मीडियम में जाने दे रहा है, प्रोपैगेट करने दे रहा है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इससे पता चल रहा है एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 10⁻12 है ना। तो आगे चलते हैं, यहाँ मैंने बताया था कि दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेग्लेक्ट करते हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। न्यूटन्स थर्ड लॉ यहाँ अप्लाई हुआ, टू एवरी रिएक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बॉडी दूसरे को जितना फोर्स अप्लाई करेगा उतना ही मैग्नीट्यूड फोर्स भी रहेगा, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन रहेगा। तो सेम फोर्स नहीं कह सकते हैं, फोर्स की मैग्नीट्यूड सेम कह सकते हैं, है ना। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी मैंने बता दिया आपको। और ये बॉडी, ये जो फोर्स है वो टू बॉडी इंटरेक्शन है, टू बॉडी इंटरेक्शन है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ वैलिड हो रहा है। तो फोर्स ऑन वन बॉडी ड्यू टू मैनी अदर बॉडीज आप लिख सकते हैं इस तरह से, F1 ड्यू टू सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स में इस तरह से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट ए टू बॉडी इंटरेक्शन, इट इज ए मैनी बॉडी इंटरेक्शन। न्यूक्लियर फोर्स दो बॉडी के बीच में नहीं होता, वो बहुत सारे बॉडीज के प्रेजेंस और एब्सेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमें डिस्कस नहीं करना। ओके, Gracias.